Now we are starting with the question number 15 of the valuation of shares and goodwill. Okay, this is a question of Manan Prakashan and unsolved questions. अभी तक हम लोगों ने valuation of shares and goodwill के सिंगल questions किए थे. Okay, but and last 2 years में ये भी हुआ है कि valuation of goodwill के लिए valuation of shares option में है. बट समटाइम देयर इज अ चांसेस ऑल्सो कंबाइन सम, दैट इज एक ही क्वेश्चन में हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे यानी उसी गुडविल को कंसीडर करके अगेन वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे. तो आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो नॉर्मली कंबाइन एंड सम सिंगल क्वेश्चंस आर आल्सो देयर. ठीक है, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर. हम इसमें हमारा खत्म हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st December 2030. देखो जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं बोल सकते कि ये कहा जाएगा जब तक आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर है कि गुडविल है कि कंबाइंड सम है, ये आइडेंटिफाई नहीं होता. एज वेल एज वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेथड एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग स्टेप डिसाइड कर सकते हैं. तो पहले फटाफट क्विकली आपको क्वेश्चन को रीड करके लेना है एंड सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इसमें मेथड कौन सा है. वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल का कौन सा मेथड यूज हो रहा है वो पहले आपको फाइंड आउट करना है एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन. ठीक है ना. तो हम लोग बैलेंस शीट देख रहे हैं. शेयर कैपिटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी लोन, 6% डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस. फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स है, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, फी debtors, less provision and cash and bank. For the purpose of valuation of shares, clearly they say that for the purpose of valuation of share, okay, the fixed assets are to be depreciated by 10% and investment are to the extent of 10 lakh 80,000. Sundry debtors are to be further reduced by 5%. So they are given the revised value of the assets. The revised value of the assets में fixed assets are depreciated, clearly say that. So 10% we have to deduct. इन्वेस्टमेंट आर्ट का रिवाइज वैल्यू देके रखा है, दैट इज डायरेक्टली कंसिडर 10,86,000 एंड डेटर्स में 5% का आरडीडी एज अ बैड डेट. सो डेटर्स में से 5% माइनस करना है. नाउ इंटरेस्ट एंड डिबेंचर आर एक्रूड एंड ड्यू फॉर 9 months एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड 2013 इज आल्सो ड्यू. इंटरेस्ट एंड डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है कितने मंथ्स के लिए बोलो, 9 months के लिए. एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड 2013 आल्सो ड्यू, मतलब प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी बाकी है कौन से ईयर का, 2013 का प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी बाकी है. तो ये दोनों हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, यस और नो. तो उसको हम लोगों को पे करना है. Neither of this has been provided for the balance sheet. Calculate a value of each equity share. Okay, तो क्लियर हो गया. This is not a combined question. This is a single question, that is a valuation of share only. बराबर है. अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे. आप मुझे फटाफट अमाउंट्स बताओगे. कुछ नहीं बोला है. एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द मेथड, एल्डर मेथड, इंट्रिंसिक मेथड, नो. तो ऑब्जर्व करो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन. आपको पता चलेगा जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उसमें कहीं पे भी आपको एवरेज प्रॉफिट, एनआरआर, ये कुछ है क्या, नहीं है. तो अगर ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो मतलब यील्ड मेथड नहीं हो सकता. फॉर द यील्ड मेथड रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है हम लोगों को, एफएमपी इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है, एफएमपी, दैट इज द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट जरूरी है. बट इस क्वेश्चन में वो नहीं है, तो यहाँ पे ये मेथड यूज नहीं हो सकता. ये पॉइंट क्लियर हो गया. ठीक है, ओके. अब देखते हैं फिर सबसे पहले क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 150. इंट्रिंसिक वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं because we can assume that this is the intrinsic value method. This is also known as a net assets method. चलो बोलो फटाफट, assets का total at a revised value. Fixed assets are how much, 38 lakh. 38 lakh minus 3 lakh 80. 34,20,000. नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट हाउ मच, नेक्स्ट 5% माइनस करो प्लीज. हाँ आरडीडी लिख सकते. डेटर्स हो गया एंड देन कैश ऑन बैंक कंसिडर एज अ डायरेक्टली हाउ मच, I hope no doubt in this. Make a total of this please. कितना, 65 लाख 11,000
100. Now we have to list the liabilities. Okay, go to the liabilities please. Liabilities में जाओ. Liability में क्या क्या liabilities है? Debentures, creditor and liability for expenses. Okay, what is the debentures? 8 lakh. फिर creditor, how much? Next one, कितना? Okay, and extra liabilities are also there. Interest on debenture pending for 9 months, तो वो भी यहीं पे लिखेंगे. That is the interest on debenture जो कि 9 month के लिए बाकी था. It means 8 lakh into 6% into 9 divided by 12. 8 लाख डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना, 36,000 इंटरेस्ट है. एज वेल एज दे से दैट प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी तो बाकी है, तो डिविडेंड भी तो पेड करेंगे. प्रेफरेंशियल कैपिटल इज अ डिफरेंट एंड डिविडेंड इज अ डिफरेंट. कैपिटल तो बाद में पे करना है, पहले क्या पे करेंगे? डिविडेंड. 1 ईयर का आउटस्टैंडिंग है. प्रेफरेंस शेयर्स है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 5% करो, कितना? ओके, दीज आर ऑल योर लायबिलिटी. मेक अ टोटल ऑफ दिस. उसमें 86 ऐड करो जो आपने पहले टोटल किया था, बराबर ना? इसका टोटल किया था ना आपने, इसमें ये दोनों ऐड करो. 86,000. ठीक है, चलो अभी करो. 12 लाख 80. हाँ करो, ऊपर वाले से माइनस 52 lakh 25,100. और दिस इज नोन एज व्हाट? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी एंड बोलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर. राइट, होल्डर को पैसा देने का है. राइट उदित, उसको उसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हाउ मच इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? समथिंग 10 लाख. ओके, डिडक्ट करो 10 लाख. Remaining amount is available for 42,25,000 and this is available for whom? Amount available to equity shareholder. सही है. Now we have to just to find out the intrinsic value, nothing else. अब intrinsic value के लिए क्या करेंगे? Intrinsic value of share is equal to 42,25,100 divided by number of equity share. How many number of equity shares are there? 2 lakh. 2 lakh ना, 2 lakh करो डिवाइड प्लीज. 21.1255. तो इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऐसे लिखना कंपलसरी है. इट इज इन द रुपीज 21.125 पर शेयर. राउंड अप करके 13 भी लिख सकते हैं. इजी था सम, बहुत क्लियर हो गया. गुड. तो यहाँ पे एक न्यू पॉइंट था. क्या न्यू पॉइंट था? इफ इन योर क्वेश्चन देयर इज अ लायबिलिटी व्हिच इज नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट but it is given in the adjustment, that liability is also considered for the deduction as an outsider liability. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ये लायबिलिटी में नहीं था बट इंफॉर्मेशन में दिया है. इनको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और ये भी माइनस किया जाता है. क्लियर हो गया? राइट. Okay, now we are starting with the question number 18. This is a combined question of goodwill as well as share. So when there is a combined question, it is a compulsory to first to solve the valuation of goodwill and second you can solve for the valuation of shares, because valuation of goodwill के अंदर जो goodwill का value आता है ना, वो valuation of shares में add करते हैं. इसलिए पहले goodwill ही solve करना है and then उसके बाद after the goodwill we can solve with the what? Valuation of shares. ठीक है. Okay, now question number 18. The following is a balance sheet of the company of 31st March December 2013, whereas follows: paid up capital 1,006% preference share of 100 each, 2,000 equity share of 100 each fully paid up. Now 1,000 equity share of 100 each 75 paid up and 2,000 equity share of 100 each 50 paid up. Okay, देखो यहाँ पे कुछ नंबर 3 कैटेगरी के अलग अलग इक्विटी शेयर्स है. अभी तक जितने भी सम सॉल्व किए उसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन में वी आर हैविंग अ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर. यस और नो? बट दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस वी आर हैविंग अ पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर. बराबर है. और वो भी 3 अलग अलग कैटेगरी के शेयर है. एक फुल्ली पेड अप है, सेकंड में 75 पेड अप है, इसका मतलब 25 रिमेनिंग है एंड थर्ड में 50 पेड अप है, मींस 50 इज अ रिमेनिंग. Right? Okay. So these are the question of partly paid up also. Then 6% debenture, creditor, reserve, profit and loss. Goodwill investment, 4% government security, face value is at 10,000, value is at 15,000. Other assets are 6,95,000. A revaluation of the assets is given below. Investment is how much? 20,000. 20,000 का क्या available है?
इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है. अदर एसेट्स है हाउ मच 7 लाख to 15,000 and normal rate of return on capital employed for the purpose of goodwill is a 10%, that is the NRR. So investment other assets both are having a revised value, please stick to it. इन्वेस्टमेंट अदर एसेट्स को रिवाइज वैल्यू है, उसको टिक करो, बराबर है. उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल इज 10%. तो एनआरआर इज 10%. The average profit for the last 3 years is 65,000. This is the average profit we have, and the basis of valuation of share goodwill is 3 years purchase of super profit. Find out the value of different type of shares on the assets backing method and ignore the tax. क्या बोला है, कुछ समझ में आया? देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. एसेट्स का रिवाइज वैल्यू है, एनआरआर इज अ गिवन, एवरेज प्रॉफिट इज अ गिवन, एंड नाउ दे से दैट on the basis of valuation of goodwill is 3 years purchase of super profit. This sentence is very important. 3 years purchase of super profit का मतलब क्या होता है? super profit कंसिडर करना है, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करना है, राइट है. ओके, अब सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के कितने स्टेप्स है, दोनों एक ही टेक्स्ट बुक यूज करो, बाद में देखना. ओके, अब सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉच. बोलो, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुडविल. ओके, तो यहाँ लिखा जाएगा वैल्यूएशन ऑफ व्हाट, गुडविल. उसका हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा मेथड है बता? सुपर प्रॉफिट मेथड. तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट. जो मेथड है उसके हिसाब से सोचते जाओ, डेटा ढूंढते जाओ क्वेश्चन में, तब इजी लगेगा. ठीक है, अब सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या, चेक करो. एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years is 65,000 दिया है, बराबर ना. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 65,000 इज एवरेज प्रॉफिट. टैक्सेशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मींस एज्यूम दैट इट इज आफ्टर टैक्स, बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं है तो छोड़ दो. नाउ एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, गुडविल में जब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या क्या इग्नोर करते हैं? गुडविल खुद, ओके, इन्वेस्टमेंट एंड लॉसेस, ये 3 पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कंसिडर नहीं होते. अगर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करते तो उसके ऊपर का मिलने वाला इंटरेस्ट भी कंसिडर नहीं करना चाहिए. बट इफ इन योर क्वेश्चन प्रॉफिट इज गिवन एंड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो देयर, देन बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट. कंपल्सरी इंक्लूड रहेगा. प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट मतलब इनकम है. तो हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको क्या मिल चुका है? इंटरेस्ट. और वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होगा ही होगा, तो पहले इसको माइनस करेंगे. दिस इज नोन एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये मेरे बिजनेस का रेगुलर इनकम नहीं है. मुझे बताओ मेरा बिजनेस है क्या इन्वेस्टमेंट करना और इंटरेस्ट लेना? नहीं है. हमारा बिजनेस कुछ और है. अभी बस हम लोगों के पास कुछ सरप्लस फंड्स थे और वो फंड्स को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, एंड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट वी आर अर्निंग इंटरेस्ट. बट दिस इज नॉट योर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी. जैसे कि अभी मेरा क्लासेस लेना बिजनेस है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करती हूँ. इसमें से कुछ फंड्स आया, मैंने 1 लाख एफडी में रख दिया, तो 1 लाख में से मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा, वो मेरी इनकम में ऐड है. बट वो मेरा बिजनेस का रेगुलर इनकम है क्या? नहीं है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड इट शुड बी डिडक्ट. इसको क्या करना चाहिए? माइनस, बिकॉज दीज आर द इनकम इन अ पास्ट बट नॉट इन अ फ्यूचर. वो वाला लॉजिक क्लियर हो रहा है? तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग माइनस करते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन फॉर यू. इंटरेस्ट ऑन, नॉट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग किसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे? कौन से वैल्यू के ऊपर? मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू की फेस वैल्यू? सोच के बोलना. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर फाइंड आउट होता है? मार्केट वैल्यू मतलब अभी इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट में वैल्यू है वो. बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में दिया हुआ वैल्यू. एंड फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल उसका फेस वैल्यू. ओके, फेस वैल्यू. हमेशा डिविडेंड, इंटरेस्ट, सब कुछ आपको फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है, राइट है. तो अभी फेस वैल्यू कितना है बोलो? 10,000. एंड ऑन अ 10,000 हाउ मच? 4%. व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 400. देन यू गॉट व्हाट? 64,600. एंड नाउ यू गॉट average profit which is actually used for the calculation of goodwill. I hope no doubt in this. समझा अच्छी तरह से? Good. Now once this is a calculated, second one is we have to find out, yes, आपका step है capital employed. In a capital employed again we are having a 2 approach, but normally when complete balance sheet is available na, in that situation we have to follow only assets approach. Liability approach हम लोग use नहीं करेंगे. Okay, तो in assets approach what is the format? Assets minus liability. तो चलो assets लेते, वो भी considered at a revised value. हाँ, go to the balance sheet please, write down heading particulars, amount as well as amount. चलो देखते हैं.
गुडविल नहीं आता, रिमेंबर दिस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल नहीं आता, इन्वेस्टमेंट्स डोंट कंसिडर। अदर एसेट्स का रिवाइज वैल्यू नीचे देखे रखा है, कितना है अदर एसेट्स का रिवाइज वैल्यू? नेक्स्ट वन बोलो प्लीज। अदर एसेट्स हो गया ना, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज में क्या क्या चेक करो, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर है, बस ओनली टू लाइबिलिटीज आर देयर, तो लेस बोलो डिबेंचर एंड व्हाट, हाँ कितना आएगा डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर? डिबेंचर कितने के? 25,000 एंड क्रेडिटर, मेक अ टोटल ऑफ बोथ ऑफ दिस, सही है 5 लाख, okay, and this is known as a what? Now in the third step is what? Yes, average capital employed, इसके लिए क्या रूल है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड। नोट लिखना, प्रॉफिट इज विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, कंपलसरी, या इसी के नीचे, एंड देन लिखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 5,90,000। हो गया थर्ड स्टेप भी। फोर्थ स्टेप इज व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बोलो? एवरेज प्रॉफिट, हाँ सॉरी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR upon 100. Okay, average capital employed कितना है? 5,90,000. What is the NRR? 10%. 10 upon 100. How much? 59,000. तो normal profit is equal to rupees 59,000. Done. अब normal profit के बाद क्या find out होता है? Yes. तो अभी हम लोग find out करेंगे what? Fifth step. That is a super profit. What is the formula of super profit? Average profit minus normal profit. Average profit minus. Okay. What is your average profit? बोलो 59. शट, मैं average normal profit लिखा। Average profit कितना है? माइनस, हाँ प्लीज करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 3. ओके, तो सिक्स्थ वन इज अ व्हाट नाउ? गुडविल। गुडविल के लिए फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो देखे रखा है 3, तो 5,600 इंटू 3 करो, डन, एंड दिस इज योर गुडविल। क्लियर है? once you complete the goodwill, they clearly say that find out the value of different type of shares. Now why they say that different type of shares? कोई बता सकता है different type of shares क्यों बोला है? हाँ, पार्टली पेड अप शेयर है ना हमारे पास, तो एक फुल्ली पेड अप है, एक पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप में भी 2 कैटेगरीज है, उनके सारे शेयर का वैल्यू निकालना है। बाय विच मेथड? एसेट्स बैकिंग मेथड, एंड दे से दैट इग्नोर द टैक्सेशन। ओके, तो एसेट्स बैकिंग मेथड मींस इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो वाला मेथड शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। अभी हम लोग इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सही है। इन अ वैल्यूएशन ऑफ शेयर आवर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? हम लोग को टेबल बनाना है। हमारा मेथड कौन सा है बोलो? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। दिस इज आल्सो नोन एज एसेट्स बैकिंग मेथड, दोनों लिखा है मैंने शॉर्ट में। चलो बोलो फटाफट, पहले क्या करते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगेन वी आर हैविंग एसेट्स, दैट इज अ other assets. Consider at revised value 7,15,000 at the time of valuation of share. Always consider the goodwill as well as investment. Just ignore the losses and fictitious assets. Asset set का losses and fictitious assets छोड़ के सब assets लेंगे all. ठीक है, तो हम लोग ने other assets को लिया। अब गुडविल का ओल्ड वैल्यू नहीं लेंगे, गुडविल का रिवाइज्ड वैल्यू क्या है? गुडविल का वैल्यू 16,800 and for investment also consider revised value, that is how much? करो total,
इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं बताओ? लाइबिलिटीज में वो सारी लाइबिलिटीज आएगी जो ऑलरेडी लाइबिलिटीज है, में क्या क्या चेक करो, डिबेंचर है एज वेल एज व्हाट, सन्ड्री क्रेडिटर, और कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है क्या? डिबेंचर इज हाउ मच, ओके, एंड क्रेडिटर इज, दोनों मिलके करो माइनस, and this is known as what? Amount available to equity and what? Preference share holder. उसमें से क्या माइनस करते हैं बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या? हाँ है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है? 1 लाख। किया माइनस, and your value is 5,26,800. यहाँ तक तो क्लियर है? नाउ लिसन ना, दिस इज नोन एज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी तक ये नॉर्मल था, अब क्या करते थे, सीधा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, हो गया। बट इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग अ पार्टली पेड अप शेयर, तो थोड़ा स्टेप चेंज हो जाता है, जिसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, ध्यान दो प्लीज। व्हेन यू आर हैविंग अ पार्टली पेड अप शेयर ना, तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेप फॉलो करो, वो हो चुका है। अभी जो शेयर पार्टली पेड अप है, इसका मतलब पब्लिक ने हम लोगों को रिमेनिंग कॉल का पैसे नहीं दिए, तो जितने पैसे नहीं दिए उनका नोशनल कॉल करो। नोशनल कॉल का मतलब होता है एज्यूम्ड कॉल। नोशनल कॉल का मतलब क्या होता है? एज्यूम कॉल। एज्यूम दैट पब्लिक इज पेइंग अ मनी टू द अस, मतलब शेयर होल्डर हम लोगों को पैसा दे रहा है और उसके पैसे पूरे आ गए, ये हम लोगों ने एज्यूम किया, दैट इज नोन एज व्हाट? नोशनल कॉल। एंड नोशनल कॉल ये हमेशा ऐड होता है, बराबर है? तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में ऐड करेंगे व्हाट? ओके, बट नोशनल कॉल में क्या क्या आना चाहिए? जितने पार्टली पेड अप शेयर है उनका रिमेनिंग पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैटेगरी 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, बट दैट इज अ फुल्ली पेड अप। 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच 75 पेड अप है, तो कितने का कॉल बाकी है? 25। तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में 1000 into 25, that is how much? 25,000. Then point number 2, how many number of shares are there? 2000. 100 एक शेयर का वैल्यू है, बट 50 पेड अप है, तो रिमेनिंग कितना है? 50। सेम लाइक अ लिक्विडेशन, याद आ रहा है? लिक्विडेशन में हम लोग यही करते थे, है ना? तो क्या करेंगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 50, हाउ मच? यस, 1 लाख। करो टोटल प्लीज। ये 1,25,000 है, बट वेट उसमें किस में ऐड करोगे? इस अवेलेबल में नोशनल कॉल ऐड करो, तो 5,26,800 प्लस दिस 6 लाख, राइट लिखा है मैंने। अब इसको हेडिंग आएगा अमाउंट अवेलेबल टू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, सही है ना? बिकॉज वी कन्वर्टेड ऑल द शेयर इनटू द फुल्ली पेड अप, तो ये जो भी अमाउंट है किसके लिए अमाउंट है? फुल्ली पेड अप। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, तो लिखेंगे कैसे, देखो पॉइंट नंबर 1, इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर, पहला क्या आएगा? फुल्ली पेड अप शेयर, जो शेयर फुल्ली पेड अप है उसके लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो आया वो 6,51,800 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। In a first category, we are having a 2000 number of share. In a second, 1000, and in a third, we are having a 2000 number of share. So 2 plus 2 plus 1, how much? 5,000. So divided by just 5,000, how much? And this is known as a rupees 136.36 by intrinsic value for कितना पेड अप है? फुल्ली पेड। तो अगर फुल्ली पेड अप है मतलब 100 पेड अप है, सही है, समझा? नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट? सेकंड वन में आता है अभी अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर 75 पेड अप। आप समझ रहे हो? 75 पेड अप मतलब क्या? जो शेयर होल्डर ने 75 रुपीज दिया है, कंफ्यूजन है कुछ? और समझा यहाँ तक? ओके, अब 75 पेड अप वाले को कैसे करेंगे? फुल्ली पेड अप का वैल्यू कितना है? जो लोगों ने पूरा पैसा दिया उनको एक शेयर को 130.36 मिलेगा। अभी कुछ लोग हैं उन्होंने सिर्फ 75 रुपीज दिए, 25 दिए ही नहीं है, तो जितना उन्होंने अनपेड था, मतलब जितना फंड्स अनपेड है, नॉट पेड है, उसको माइनस करके रिमेनिंग फंड्स दे देंगे हर एक शेयर को। तो क्या हो जाएगा? 130.36, एंड अनपेड कितना था? करो माइनस। सेम हम लोग इसमें भी करते थे लिक्विडेशन, हो गया। दिस इज अ वैल्यू फॉर पर शेयर फॉर होम ओनली 75 पेड अप, सही है ना? एंड थर्ड वन में क्या आता है? इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर कितना पेड अप है बोलो? 50 पेड अप है।
अभी 50 पेड अप मतलब 130.30 सोल्ड सिर्फ 50 रुपीज दिया है, तो जितना नहीं दिया अनकॉल्ड है उसको माइनस करेंगे, तो -50 हाउ मच हो गया। आई होप नाउ इट्स क्लियर, समझा अच्छी तरह से। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आपको बोर्ड पे सिखाना चाहती थी। अब आगे के जितने कोई क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक्सप्लेन करूं, और अगर आपको डाउट आता है तो मैं सॉल्व करूं। क्लियर हो गया? गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 20। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस ऑफ द Rishi Limited as on 31st December 2013. 50,000 equity share of 10 each, security premium, journal reserve, profit and loss, creditor, provision for tax, plant and machinery, furniture, stock, data, cash in hand and cash at bank. Company transfers 20% of its profit after tax to the journal reserve. कंपनी ने ट्रांसफर किया कितना परसेंट? 20%। कहाँ ट्रांसफर किया? जर्नल रिजर्व में। आपको पता है ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व ये वर्डिंग कौन सा मेथड में यूज होता है? नहीं, अभी अभी हाँ वो वहां पे भी जाता है, बट अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर में कहाँ यूज होता है? इल्ड वैल्यू में। इल्ड वैल्यू में होता है ना, हम लोगों के पास शेयर के कितने मेथड्स है? दो मेथड्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यू गॉट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उसमें से प्रेफरेंशियल कैपिटल माइनस करते हैं अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये हो गया कौन सा मेथड? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इल्ड मेथड के कितने स्टेप है? 3। पहले क्या निकालते हो? एफएमपी, बराबर ना। देखो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जो था उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स का टोटल, सही है, उसमें से माइनस करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, जो भी अमाउंट आपको मिलेगा दैट अमाउंट इज नोन एज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी एंड व्हाट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहां तक तो सही है। उनमें से माइनस करते हो व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी रहेगा माइनस कर दो, एंड द रिमेनिंग अमाउंट वी हैव दैट इज नोन एज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आई होप नो डाउट इन दिस। यहाँ तक ये स्टेप खत्म। इसको बस इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए क्या किया जाएगा? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हो गया। विच मेथड? इंट्रिंसिक वैल्यू, समझा? ओके, अब जब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज द सेकंड मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड। यील्ड वैल्यू मेथड का पहला स्टेप आपको फाइंड आउट करना है एफएमपी, बट एफएम के लिए हम लोगों को चाहिए एवरेज प्रॉफिट, राइट? सारे एडजस्टमेंट होने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट मिलता है आफ्टर टैक्स, सब एडजस्टमेंट होने के बाद, एक्सपेंस है तो माइनस करेंगे, इनकम है तो प्लस करेंगे, एक्सपेंस एंड इनकम विच इज इन अ पास्ट बट नॉट इन फ्यूचर, उनके लिए एक्सपेंसेस एंड इनकम लेस करेंगे। ये सब का कैलकुलेट करने के बाद आपको एक एवरेज प्रॉफिट मिलता है। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं व्हाट? ट्रांसफर टू रिजर्व, याद आया? एंड लेस व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, यस और नो? ये दोनों माइनस करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा ना, दैट आंसर इज नोन एज एफएमपी। ये क्लियर हो गया? पहला स्टेप। ओके, इसके बाद हमारा होता है एफएम रेट ऑफ एफएमपी। सेकंड स्टेप इज व्हाट? रेट ऑफ एफएमपी। इसका फॉर्मूला क्या है? एफएमपी डिवाइड बाय, बोलो यस, पेड अप कैपिटल दैट इज इक्विटी शेयर इनटू 100, एंड थर्ड इज व्हाट? एक्चुअल में वी हैव टू फाइंड आउट यील्ड वैल्यू। यस, यील्ड वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एफएमपी divided by obviously NRR into paid up value per share। देखो यहाँ पे क्या बोला है? पेड अप वैल्यू, जितना पेड अप है वही आएगा। अगर पार्टली पेड अप शेयर है ना तो इसमें ये पार्टली पेड अप शेयर का वैल्यू आएगा, जैसे कि पिछले समय था। इन लास्ट क्वेश्चन यील्ड मेथड इज नॉट देयर, बट अगर आया तो आपको क्या करना है? ये दो तो आप कर सकते हैं। अब ध्यान दो, यील्ड मेथड में क्या होता है? रेट ऑफ एफएमपी सेकंड वाले का आंसर, NRR is given in the question। मल्टीप्लिकेशन में समझा हमारे शेयर 100 फुल्ली पेड अप है तो 100 आता था, कैटेगरी 1 सॉल्व। कैटेगरी 2 में ये दोनों सेम, इनटू 75 पेड अप है तो 75 आएगा, सेकंड कैटेगरी का वैल्यू मिला। थर्ड में क्या होगा? थर्ड भी था ना 50 पेड अप, तो ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई बाय 50 पेड अप है तो 50 आएगा, जितना पेड अप है वही वैल्यू आएगा, ऑटोमेटिकली यील्ड वैल्यू बन जाता है। समझा? तो यील्ड वैल्यू में यहाँ पे 3 स्टेप बनते हैं, बाकी दोनों कॉमन है। क्लियर है? ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन दे से दैट व्हाट? अच्छा, हम लोग क्या बता रहे थे? ट्रांसफर टू द प्रॉफिट कहाँ जाता है? देखो यहाँ जाता है 20%। किसका 20%? ऊपर वाले प्रॉफिट का 20%। ये पॉइंट समझा? नाउ नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स फॉर द लास्ट 3 ईयर इज गिवन बिलो। पिछले 3 साल का प्रॉफिट है जो कि बिफोर टैक्स है। ओके, मशीनरीज वैल्यू, दिस इज अ रिवाइज्ड वैल्यू। ओके, नाउ
3,20,000 रिवाइज वैल्यू है, एसेट्स में कंसिडर होगा। एवरेज डिविडेंड टाइप ऑफ बिजनेस इज 20%। ये जो 20% वो क्या है पता है, इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस सिमिलर टाइप का रिटर्न, ये वर्डिंग आया तो इट इज एनआरआर। तो ये क्या है, एनआरआर है 20%। देन द रेट ऑफ टैक्स इज 50%। रेट ऑफ टैक्स क्यों चाहिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए चाहिए। एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक, यील्ड एंड फेयर। तीनों मेथड बोला है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मेट में लिखा है एसेट्स। अभी एसेट्स में क्या क्या था देखो, प्लांट एंड मशीनरी, बट मशीनरी का रिवाइज वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज 3,20,000 इंस्टेड ऑफ 2,40,000। कितना लिखोगे, 3,20,000। ओके, ये सब एसेट्स इनर में। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन एंड कैश ऑन बैंक एज इट इज हो गया। एसेट्स में लिख के उसका टोटल, समझा कि नहीं। उसमें से लायबिलिटी माइनस करना है, विच वन, क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ओनली 2 लायबिलिटीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटी। यस, मैंने बताया था, शेयर कैपिटल रिजर्व्स को छोड़ के बाकी सारी लायबिलिटीज ले लो। सारी लायबिलिटी माइनस करेंगे, यू गॉट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। इज इट इन देयर एनी प्रेफरेंशियल कैपिटल, नो, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है तो यहाँ माइनस नहीं होगा। फिर क्या मिलेगा, अमाउंट अवेलेबल टू व्हाट, इक्विटी शेयर। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज 50,000। हो गया, समझा इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए फॉर्मेट लिखा था आपके, आपको इजीली समझ में। लास्ट आंसर इज रुपीज पर शेयर, खत्म। नाउ दे से दैट यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू में पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। बट एवरेज प्रॉफिट के लिए कितने ईयर का प्रॉफिट देके रखा है, 3। बट दिस इज अ व्हाट, बिफोर टैक्स। आपको क्या करना है, टैक्स माइनस करना है। बट इसके लिए आप पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। याद आ रहा है ना फॉर्मूला, मतलब क्या, 2,75,000 प्लस 3,94,000 प्लस 3,66,000, समझ लो सिर्फ इन तीनों का टोटल, बराबर है, डिवाइडेड बाय 3, जो भी आएगा, बराबर, जो भी आया कैलकुलेट किया आपने, कितना आया, कितना आया, 3,45,000। बट ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये एवरेज प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस टैक्स, जो कि कितना परसेंट है, 50। एंड फिर हम लोगों को मिलेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड नाउ लिसन, अब कैलकुलेट मत करना, ध्यान दो, ये जो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो यहाँ है। एंड फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। हाँ, फिर एवरेज प्रॉफिट जितना आता है उसका 20% ट्रांसफर टू रिजर्व, तो इसी का 20% बोला है। 20% क्वेश्चन में 20 है ना। हाँ, फिर क्या मिलेगा, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल से नहीं है तो डिविडेंड नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। माइनस करके आंसर कितना मिला, एफएमपी मिला। सही है, समझा कि नहीं समझा। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो, रेट ऑफ एफएमपी। रेट ऑफ एफएमपी के लिए क्या किया जाएगा, एफएमपी डिवाइडेड बाय व्हाट, पेड अप कैपिटल इनटू 100। देन एफएम, हाँ ये यील्ड वैल्यू है, ओके। हाँ, अगर यील्ड वैल्यू बोलते तो ये तीनों स्टेप करना पड़ेगा, ये तीनों स्टेप्स है, तब जाके एंड में वैल्यूएशन ऑफ शेयर मिलता है। तो एसएमपी यहाँ का मतलब फर्स्ट वाले का आंसर न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब 5 लाख, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इनटू 100 फिक्स्ड। समझ में आया, राइट है। अब यील्ड वैल्यू कैसे करेंगे, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स में रेट ऑफ एफएमपी, मतलब सेकंड वाले का आंसर, एनआरआर इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, दैट इज 10। गो टू द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10, दैट वन वी हैव टू कंसीडर। इजी है। एंड फेयर वैल्यू में क्या होगा पता है, इसका आंसर लास्ट का प्लस इसका लास्ट का आंसर, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 हो गया फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। देन आई होप नो डाउट इन दिस। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.